बिजनौर में बाघ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बाघ की चहलकदमी से खौफजदा ग्रामीण। गोंडा में 22 साल के बाद डकैती और 6 लोगों की हत्या का गुनहगार। पुलिस एनकाउंटर में हुआ ढेर। यूपी एसटीएफ ने बुलंदशहर में एक एनकाउंटर में शातिर को मार दिया। आजम खां की जमानत निरस्त का मामला। यूपी सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 12 मामलों में जमानत निरस्त करने की मांग की। वृंदावन पुलिस ने वृद्ध राधेश्याम अग्रवाल की हत्या के आरोप में उनके यहां 1.5 महीने से काम कर रहे दंपत्ति को गिरफ्तार किया। 27,500 रुपए कैश बरामद किया। एक स्कूटी भी जब्त। कानपुर में पिछले 4 महीने से लापता बेटे की तलाश में भटक रहा बुजुर्ग पिता 1 अक्टूबर की शाम दोस्तों के संग घूमने निकला था युवक। बाराबंकी में देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में 50 वर्षीय किसान धर्मेंद्र वर्मा की हत्या से सनसनी। घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर खेत की रखवाली के लिए गया था किसान। गोंडा में फर्जी हस्ताक्षर बनाकर 1 हेक्टेयर जमीन कब्जाने का मामला। लैंड स्कैम के मामले में हुई कार्रवाई। औरैया में पुलिस पर महिलाओं ने लगाए गंभीर आरोप। पुलिस पर जबरन नाबालिग युवकों पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज करने का। बहराइच में शादी से लौट रहे बाइक सवारों को पिकअप ने मारी टक्कर। बाइक सवार चाचा भतीजे की दुर्घटना में मौत। रुड़की में पटाखों के गोदाम में आग का तांडव। 4 लोगों की मौत। अमेठी में अनियंत्रित कार पुलिया से टकराई। सड़क किनारे पलटी। हादसे में कार सवार सभी 3 युवक गंभीर रूप से घायल। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ बड़ा हादसा। एक्सप्रेसवे पर काम कर रहे 2 मजदूरों को तेज रफ्तार कार ने कुचला। आगरा में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में आग लगने का मामला। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। रामनगर में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा को लेकर बैठक। मीटिंग में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की तारीखों का हुआ ऐलान। चारधाम यात्रा तैयारियों को लेकर जोशीमठ में एसडीएम ने की बैठक। सभी विभाग को समय पर तैयारियां पूरी करने के निर्देश। बागेश्वर दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बागनाथ मंदिर में किए दर्शन पूजन। धारचूला में दरमा घाटी में बन रहे डैम का ग्रामीणों को सताने लगा अनहोनी का डर। परियोजनाओं को रोकने के लिए आए आगे। चमोली में महाविद्यालय नंदागर में छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन। डिग्री कॉलेज तक सड़क निर्माण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। 1 रैंक 1 पेंशन में आ रही परेशानियों को लेकर पूर्व सैनिकों का हल्ला बोल। थराली में पूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भाजपा युवा मोर्चा सीएम धामी का जताए आभार और आयोजित की जाएगी आभार रैली। देहरादून के राजभवन में 3 से 5 मार्च तक चलेगा बसंतोत्सव। उद्यान विभाग की तरफ से आयोजित होगा ये कार्यक्रम। देहरादून में अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट 2022-23 का आगाज। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कबड्डी टूर्नामेंट की शुरुआत की। जोशीमठ में हाथी पहाड़ की चोटियों पर जंगल में लगी आग। वन कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर बुझाई आग। सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भक्तों ने हर की पैड़ी पर पहुंचकर गंगा में लगाई डुबकी। सुल्तानपुर दौरे पर पहुंचे मंत्री आशीष पटेल ने जनप्रतिनिधियों पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। आशीष पटेल ने जातीय जनगणना की मांग पर अखिलेश यादव से पूछे सवाल। कहा जब मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं कराई जातीय जनगणना। गाजीपुर के जिला पंचायत में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का कथित लेटर वायरल होने का मामला। जिला पंचायत परिषद के कई सदस्यों ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग। वाराणसी में बीएचयू नर्सिंग के छात्रों ने अपनी समस्याओं को लेकर किया प्रदर्शन। बीएचयू प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। कानपुर में वकीलों ने जिला जज के सामने के खिलाफ खोला मोर्चा। जिला जज संदीप जैन पर अभद्रता और वकीलों से दुर्व्यवहार करने का आरोप। गाजियाबाद में जिला संयुक्त अस्पताल में बिजली गुल। करीब 4 दिनों से विद्युत सेवा ठप। प्रतापगढ़ में भोजपुरी फिल्मों की अदाकारा अक्षरा सिंह ने जमाए रंग। एकता महोत्सव के समापन कार्यक्रम में हुई थी शाम। मेरठ में डबल डाइट मिस्ट्री का खुलासा। ब्रेकअप के बाद से फिरे प्रेमी ने शराब के नशे में प्रेमिका को मारी गोली। बाद में खुद को भी मारकर गोली की आदत। प्रयागराज में टीबी के मरीजों की पहचान के लिए विशेष अभियान की शुरुआत। 5 मार्च तक चलेगा अभियान। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड के रोजगार मेले को किया संबोधित। कहा पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। इस पुरानी धारणा को बदलना। पंजाब के फाजिलका में पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम। ड्रग्स तस्करी के लिए आए पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ ने मारा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं पर ईडी का एक्शन। कोयला लेवी वसूली के मामले में छापेमारी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आरोप। दिल्ली के अशोक रोड पर बने घर पर हुआ हमले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। ट्वीट करके सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जताई नाराजगी। गुलमर्ग में बर्फबारी का खूब मजा ले रहे राहुल गांधी। स्नो बाइक का मजा लेते नजर आए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। पटना के फतुहा में पार्किंग के विवाद में फायरिंग। 2 लोगों की मौत। पार्किंग विवाद में हत्या के बाद सड़कों पर बवाल। गुस्साए लोगों ने की आगजनी। दिल्ली के हैदरपुर बादली मोड़ के पास डीटीसी की बस में लगी आग। हादसे के समय बस के अंदर मौजूद थे सभी यात्री। फिल्म पठान की कमाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। दुनिया भर में क्रॉस करने वाली 1000 करोड़ का आंकड़ा। हॉलीवुड की मार्वल सीरीज में नजर आएंगे अनिल कपूर। फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ने कदम रखा। शहजादा की बॉक्स ऑफिस पर हालत हुई पतली। कार्तिक आर्यन के फैंस की उम्मीदों पर फिरा पानी। फिल्म सेल्फी के प्रमोशन के दौरान अक्षय कुमार का फैन बैरिकेड से कूदा। अक्षय और इमरान अगली फिल्म सेल्फी का कर रहे हैं प्रमोशन। यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामेदार हुई और सत्र शुरू होते ही सपा विधायकों ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव की अगुवाई में पार्टी के विधायक परिसर में हाय हाय के नारे लगाते हुए धरने पर बैठ गए।
इस दौरान विधायकों की पुलिस और मार्शल से नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण शुरू किया। अभिभाषण शुरू होते ही विपक्षी विधायकों ने राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाते हुए वेल पर आ गए और सरकार पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने तो ये भी आरोप लगाया कि राज्यपाल सिर्फ लिखा हुआ डॉक्यूमेंट पढ़ रही हैं। जो सरकार ने लिख करके दे दिया, सरकार का ये डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट में सच्चाई नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर राज्यपाल के अभिभाषण को सरकार की विफलताओं पर पर्दा डालने का एक निरर्थक प्रयास बताया है। तो दूसरी तरफ भाजपा ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए मुद्दा विहीन होने का आरोप लगाया। विषय ही नहीं आपके पास है, क्योंकि आप मुद्दा विहीन है। कि आपके विषय होता तो आप अंदर बातचीत करते, वहाँ पे मुद्दे रखते। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 22 फरवरी को सदन में बजट पेश किया जाएगा। बजट पर दोनों सदनों में चर्चा होने के बाद इसे पारित कर दिया जाएगा। सत्र की कार्यवाही 20 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री के सभी मुद्दों पर चर्चा के आश्वासन के बाद भी सदन के अंदर और बाहर एक तरफ तो विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था, तो दूसरी तरफ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अभिभाषण पढ़ रही थी। नारेबाजी और शोरगुल के बीच 1 घंटा 1 मिनट और 18 सेकंड के अभिभाषण को पूरा करने के दौरान आनंदीबेन पटेल ने सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। सरकार की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, साथ ही यूपी को बम्पर निवेश मिला है। एक जनपद एक योजना को लेकर तेजी से काम हो रहा है, तो यूपी में कई एक्सप्रेसवे का निर्माण काम जारी है। राज्यपाल ने यूपी में कानून व्यवस्था में सुधार की भी बात की और नकल विहीन परीक्षाएं कराए जाने की बात भी कही। साथ ही सरकार के किसानों को सम्मान निधि दिए जाने की बात की, गरीबों को मुफ्त राशन और युवाओं को नए अवसर मिलने की बात भी की। कुल मिलाकर सरकार की योजनाओं का सभी वर्गों को फायदा मिल रहा है। उपलब्धियों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेज थपथपाकर स्वागत किया। सदन के अंदर राज्यपाल अभिभाषण पढ़ रही थी और विपक्ष सदन के बाहर भी प्रदर्शन कर रहा था। सपा के प्रदर्शन को कवर करने गई मीडिया को भी धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा। तो जो सरकार पत्रकार साथियों पे भी लाठी चला दे, जो सरकार प्रशासन से गरीब की झोपड़ी में आग लगा के माँ बेटी की जान ले, क्या उम्मीद करोगे उससे? सदन में सपा के तेवरों से लग रहा है कि बजट सत्र भारी हंगामेदार हो सकता है। उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अब अड़ गए हैं। बजट सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करते हुए सपा अध्यक्ष ने भाजपा के नारे सबका साथ सबका विकास की भी बात की और कहा कि ये तभी मुमकिन है जब यूपी में जाति आधारित जनगणना करवाई जाएगी। अखिलेश के मुताबिक सपा हमेशा से ही जातिगत जनगणना के पक्ष में रही है। जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी तंज कसा। मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेश से आए हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की जातीय जनगणना से कोई मतलब नहीं है। पत्रकारों ने जब उन्हें जातीय जनगणना के मुद्दे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सवाल की याद दिलाई तो सुनिए उनका जवाब क्या था। ये बीजेपी वाले अंधे हैं क्या या बहरे हैं? अखिलेश के हमले का जवाब खुद डिप्टी सीएम ने एबीपी गंगा से बातचीत में दिया और पोल खोलने की बात की। जाति जनगणना का मतलब वो जातियों के हिसाब से न्याय देने की बात कर रहे हैं। यद्यपि उनका मैं काला चिट्ठा जल्दी ही खोलूंगा, पहले वह अपनी पार्टी के अंदर न्याय करें। पहले सफाई परिवार के बाहर से समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, ना किसी को बनाओ या अपने प्रदेश अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें या जिसको बनाना चाहे बना दें, लेकिन अब सफाई परिवार से बाहर निकलें। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के जातिगत जनगणना की मांग को जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश करार दिया था और सरकार में होने पर जनगणना न कराने को ढोंग बताया था। करीब 11 साल से राज्य की सत्ता से दूर रहने वाली बसपा ने 2024 के चुनाव में पार्टी को मजबूत करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया है, जिसके तहत पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय व जातीय गणित के साथ युवाओं पर दांव लगाने का विचार कर रही है। इसको लेकर पार्टी स्तर पर काम करना भी शुरू कर दिया गया है। मिशन 2024 के मद्देनजर बसपा ने अब 1 बूथ 5 यूथ की स्ट्रेटेजी पर काम शुरू किया। संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ समय पहले बसपा ने गाँव चलो अभियान शुरू किया था, जिसमें यह भी निर्णय हुआ कि बूथ से लेकर पार्टी के पदाधिकारियों तक संगठन में कम से कम 50% चेहरे युवा हों। बसपा ने हर सेक्टर में 10 बूथ कमेटियां बनाने का ऐलान किया, जिसकी कमान 5 युवा संभालेंगे। इन युवाओं में पार्टी सभी जाति और धर्म के लोगों को अपने साथ जोड़ेगी, जिससे वो अपने पुराने टैग से बाहर निकल सके। युवा है, उनको दोबारा से इस बात को समझाने के लिए कि उनको ये बात समझनी है कि हमें संविधान में दिए गए अधिकार तभी हासिल होंगे जब बहुजन समाज पार्टी की सत्ता आएगी। लोकसभा चुनावों में बसपा का प्रदर्शन गिरता ही जा रहा है, जिसके बाद बसपा ने 2024 के लिए नई रणनीति के तहत मैदान में उतरने का फैसला किया। युवाओं की बड़ी भागीदारी होगी, लगभग 50% युवा संगठन में चेहरा बनेंगे और इन्हीं के आधार पर मिशन 2024 की जो जंग है उसे जीतने की तैयारी बसपा ने की है।
चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले जोशीमठ ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। बद्रीनाथ हाईवे पर दरारें बड़े हादसे को न्योता दे रही हैं। हालांकि सीएम धामी गंभीर हैं और उन्होंने यात्रा को लेकर 21 फरवरी को एक अहम बैठक भी बुलाई। जोशीमठ में एक बार फिर से दरारें बढ़ने लगी हैं। ये तस्वीरें बद्रीनाथ हाईवे की हैं, जहां जोशीमठ से मारवाड़ी तक लगातार जमीन धंस रही है। जिन जगहों पर बीआरओ ने दरारों को सीमेंट से भरा था, वहां फिर से दरारें दिखने लगी हैं। जोशीमठ बाजार से गुजरने वाले बद्रीनाथ हाईवे पर ये गड्ढा देखिए। अरे बाप रे, इसकी गहराई आपके माथे पर चिंता की लकीरें खींच देगी। पता नहीं हमारे पाप है। यहाँ पर देख लूंगा, यहाँ पर लगभग एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। चल रहा है लगभग ये इसको बताता 20 फीट तक गहरा है। और इससे जो यात्रा वाहन है, ये यात्रा जो गाड़ी अभी मेन हाईवे यही है। इन नई दरारों की खबर मिलते ही प्रशासन एक्टिव हुआ। यही वजह है कि एसडीएम कुंकुर जोशी ने सभी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। जोशीमठ से हेलंग और जोशीमठ से मारवाड़ी तक सड़क को ठीक करने के निर्देश दिए। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। ऐसे में सरकार भी सतर्क है। यही वजह है कि सीएम धामी ने कल सचिवालय में चारधाम यात्रा को लेकर बैठक बुलाई है, जिसमें यात्रा की तैयारियों पर अधिकारी अपने अपने विभागों की प्रेजेंटेशन देंगे। पिथौरागढ़ में भारत और उज्बेकिस्तान की सेना का युद्ध अभ्यास शुरू हो गया है और दोनों ही देशों के बीच आपदा में कैसे मदद पहुंचाई जाए और कैसे आतंकी गतिविधियों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, इसको लेकर एक्सरसाइज होनी है। पहाड़ पर सेना के शौर्य का प्रदर्शन देखिए। आतंकी गतिविधियों पर प्रचंड प्रहार की झलक देखिए। सेना के शौर्य की ये तस्वीरें पिथौरागढ़ से सामने आई हैं, जहां भारत की 14 गढ़वाल राइफल्स और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच मैत्री मैदान में युद्ध अभ्यास शुरू हो गया है। इस युद्ध अभ्यास के जरिए दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने युद्ध कौशल और अनुभव को साझा करेंगी। जो एक्सरसाइज यहाँ पर हो रही है, ये 15 दिन के लिए होगी। इसमें दोनों तरफ से 45 जवान हिस्सा लेंगे। ये युद्ध अभ्यास डस्लिक के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ में डस्लिक 2023 युद्ध अभ्यास का चौथा संस्करण है। तीसरा संस्करण 22 मार्च 2022 को यांगियारिक में हुआ था, जबकि दूसरा संस्करण 11 मार्च 2021 को रानीखेत में और पहला संस्करण नवंबर 2019 में ताशकंद में हुआ था। भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच इस युद्ध अभ्यास का मकसद आतंकवाद के खात्मे के लिए साझा युद्ध रणनीति बनाना है। शहरी ग्रामीण इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना और दोनों सेनाओं के बीच समझ सहयोग तकनीक को बढ़ावा देना है। डस्लिक युद्ध अभ्यास 5 मार्च तक चलेगा। लखनऊ के रमाबाई मैदान में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से अपने परिवार के साथ पहुंचे शिक्षा मित्र आंदोलन कर रहे हैं, जो 2017 में उच्चतम न्यायालय से समायोजन निरस्त होने के बाद से समायोजन बहाली और मानदेय वृद्धि जैसी प्रमुख समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। अधिवेशन में शिक्षा मित्रों की भीड़ को देखते हुए पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। यूपी में 1,46,000 शिक्षा मित्र हैं, जिनकी मांग है कि इन सभी को नियमित किया जाए। साथ ही सभी शिक्षा मित्र का मानदेय बढ़े, उनका मानदेय सहायक अध्यापक के वेतन के बराबर हो। साथ ही शिक्षा मित्रों को भी सहायक अध्यापक के बराबर ही सुविधाएं दी जाएं। 62 साल नौकरी और 12 महीने का वेतन दिया जाए और सबसे महत्वपूर्ण, शिक्षा मित्रों के लिए भी पेंशन की व्यवस्था लागू की जाए। लखनऊ में हुए महासम्मेलन में शिक्षा मित्रों ने अपनी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सरकार और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन भी दिया। आंदोलन के पहले ही यूपी सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में संविदा पर काम कर रहे शिक्षा मित्रों की अधिकतम उम्र सीमा तय कर दी थी, जिसे बढ़ाकर 60 साल कर दिया गया है। आगे कैसे हम लोग अपनी बातों को ये समझाते हुए कि हम सब आपके साथ परिवार हैं, आपके हैं, और करते हुए हमारी बात को आगे माननीय मुख्यमंत्री तक स्वतः ही पहुंचे। निखत अंसारी की रिमांड खत्म होने के बाद एक बार फिर से उसे चित्रकूट जेल भेज दिया गया है, जबकि निखत के ड्राइवर नियाज से अभी 2 दिन तक और पूछताछ होगी। माफिया मुख्तार की बहू और अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी को दोबारा चित्रकूट जेल भेज दिया गया। निखत अंसारी की पुलिस रिमांड सोमवार को खत्म हो गई, जिसके बाद निखत का मेडिकल कराया गया और फिर उसे चित्रकूट जेल भेज दिया गया। बताया जाता है कि 3 दिन में निखत से 60 सवाल पूछे गए, लेकिन निखत ने किसी भी एक सवाल का जवाब सही ढंग से नहीं दिया, पुलिस का सहयोग नहीं किया। निखत अंसारी से पुलिस ने 3 दिन तक लंबी पूछताछ की, लेकिन निखत पर पूछताछ में सहयोग नहीं करने का आरोप लग रहा है। हालांकि निखत के ड्राइवर नियाज से अभी 2 दिन तक पूछताछ और होगी। नियाज पर भी सवालों के सही जवाब नहीं देने का आरोप लग रहा है। अब तक इस मामले में क्या हुआ आपको बताते हैं। निखत से एसटीएफ और एसआईटी ने पूछताछ की। निखत से 3 दिन में 60 सवाल पूछे गए। बताया जा रहा है कि निखत ने किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया। निखत के ड्राइवर नियाज से कई बार पूछताछ हुई। पूछताछ के दौरान दोनों पर बयान बदलने की खबर है। कस्टडी रिमांड के दौरान पुलिस निखत का फोन अनलॉक नहीं कर पाई। हालांकि पुलिस ने निखत के कमरे के पास लगे सीसीटीवी की जांच की और सीसीटीवी की हार्ड डिस्क से सबूतों को तलाशा गया। बताया जा रहा है कि निखत से ईडी भी पूछताछ कर सकती है।
राहुल और प्रियंका गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस वीडियो में राहुल और प्रियंका जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्नो मोबाइल की सैर करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फीली वादियों का लुत्फ उठाते नजर आए। राहुल गांधी ने गुलमर्ग में स्नो मोबाइल की राइड ली। इस दौरान राहुल गांधी के साथ ही उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रही। देखिए, राहुल स्नो मोबाइल की ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और पीछे प्रियंका गांधी बैठी हुई हैं। राहुल गांधी ने बर्फ से ढके पहाड़ पर काफी लंबी राइड ली। इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी स्नो मोबाइल में हाथ आजमाया और इस बार राहुल गांधी उनके पीछे सीट पर बैठे नजर आए। ये वीडियो 19 फरवरी को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। अब तक वीडियो को लाखों व्यूज मिल चुके हैं। बताया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के सफल समापन के बाद राहुल गांधी ने 2 दिन की व्यक्तिगत यात्रा प्लान की थी। इसे यात्रा के बाद राहुल गांधी की छुट्टी के रूप में भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 30 जनवरी को राहुल गांधी ने 3570 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा का कश्मीर के श्रीनगर में समापन किया था। इस दौरान राहुल ने कश्मीर से खास लगाव की बात भी कही थी। दिल्ली की जेएनयू यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार छत्रपति शिवाजी की जयंती के मौके पर जेएनयू में जमकर बवाल हुआ है। एक बार फिर से जेएनयू का कैंपस जंग का मैदान बन गया। इस बार छत्रपति शिवाजी की जयंती के मौके पर जेएनयू में विवाद की खबर है। बताया जा रहा है कि एबीवीपी और वाम समर्थित छात्र संगठन के बीच झड़प हो गई। बताया ये भी जा रहा है कि 19 फरवरी को जेएनयू कैंपस टेफलाज में छत्रपति शिवाजी की जयंती पर एबीवीपी की तरफ से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। आरोप है कि वामपंथी छात्रों ने शिवाजी की प्रतिमा का अपमान किया, जिसको लेकर एबीवीपी और वामपंथी छात्रों में झड़प हो गई, जिसके बाद माहौल गर्मा गया और दोनों संगठन के छात्र पैदल मार्च करने लगे। वहीं जेएनयू-एसयू ने आरोप लगाया कि उनके कैंडल मार्च के दौरान शिवाजी की जयंती की आड़ में एबीवीपी के छात्रों ने हमला किया। हंगामे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस ने छात्रों को समझाकर मामला शांत कराया, लेकिन सोमवार की सुबह एक बार फिर से दिल्ली पुलिस के जवान भारी संख्या में जेएनयू कैंपस पहुंच गए, क्योंकि एबीवीपी टेफलास का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज सेंटर किए जाने की मांग कर रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।